अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बजट क्या होता है। और ये बजट, जिस तरह से आप बजट के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक इकोनॉमिक बजट होता है, जो कि हमारे कंट्री के अंदर या हर कंट्री के अंदर हर साल एक बजट अनाउंस होता है। उस बजट के अंदर यही होता है कि कितनी हमारे पास इनकम होगी और कितने हमारे एक्सपेंडिचर होंगे। इनका जब एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है या एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो उस बैलेंस शीट में एक रिकॉर्ड होता है कि आपके पास कितनी इनकम होगी और कहाँ कहाँ आपने उसका क्या करना है, एक्सपेंस करना है। तो ये जो बैलेंस शीट है, इसे के बजट कहते हैं। इसी तरह आपके घर के अंदर अगर आ जाए तो बजट का यही होगा कि सैलरी हमारी कितनी आ रही है और हमारे कितने एक्सपेंसेस हैं। तो ये जो सैलरी का इनकमिंग है और आउटगोइंग है एक्सपेंसेस की सूरत में, इसको जब आप एक जगह रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। इसी तरह अगर आप अपने उसकी बात करें कि आपके पास जो है वो पॉकेट मनी आ रही है, तो पॉकेट मनी कितनी है और कितने आपके महीने के एक्सपेंडिचर है, इसका अगर आप रिकॉर्ड रखें या बैलेंस शीट बनाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी अर्थ का भी एक बजट है, और वो बजट हीट की सूरत में। इस बजट को हम या तो अर्थ एनर्जी बजट कहते हैं या फिर हम एनर्जी बजट ऑफ अर्थ कहते हैं या हीट बजट ऑफ अर्थ कहते हैं। अब इसमें क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तो इसके अंदर जो मेन चीज है वो है सोलर रेडिएशन। अर्थ जो होता है वो अपने एनर्जी बजट को इस तरह से अकाउंट करता है कि ये एक बैलेंस है किसके दरमियान में, एनर्जी जो कि अर्थ रिसीव कर रहा है कहाँ से, फ्रॉम द सन, एंड एनर्जी इट रेडिएट्स बैक इनटू द स्पेस। तो इसका मतलब आने वाली जो रेडिएशंस हैं वो हीट की फॉर्म में कहाँ से आ रही है, सन से। और रिफ्लेक्ट या रेडिएट करने वाली जो एनर्जी है, इसका जो इनकमिंग और आउटगोइंग है, इसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्योंकि ये अर्थ के साथ एसोसिएटेड है, तो इस वजह से इसको अर्थ एनर्जी बजट कहते हैं। तो अगर इसको सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ सिंपल बैलेंस बिटवीन इंसोलेशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल वर्ड यूज किया जाता है अर्थ के लिए। तो वो रेडिएशन जो कि अर्थ से निकलती है उन्हें हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, और वो रेडिएशन जो कि आउटसाइड से आ रही होती है उन्हें हम इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन का मतलब है सोलर रेडिएशन, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो अब इस अर्थ एनर्जी बजट को समझने से पहले आपको कुछ बातें जो है वो पता होनी चाहिए, जो कि बेसिक्स हैं, और उसके बाद फिर हम अर्थ एनर्जी बजट को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह कि ये जो हीट बजट ऑफ अर्थ है, ये क्या है कि कितनी सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ से आकर हिट करेंगी और कितनी रेडिएशन जो है वो इस अर्थ ने रिफ्लेक्ट बैक करनी है। तो ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग का इम्बैलेंस है या बैलेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी बजट कहते हैं या हीट बजट ऑफ अर्थ कहते हैं। अब यहाँ पे जो रेडिएशन सन से आ रही होती है वो रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ, उनकी जो वेवलेंथ होती है शॉर्ट होती है, जबकि अर्थ से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। तो शॉर्ट वेव्स के अंदर जो वेवलेंथ आती है वो दो किस्म की होती है, एक होती है विजिबल विजिबल और दूसरी होती है अल्ट्रावायलेट। तो ये वो रेडिएशन है जो हमें कहाँ से रिसीव होती है, सन से। जबकि अर्थ से निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली जो रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो वो होती है इंफ्रारेड में। तो आपको पता है इंफ्रारेड की वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्ग होती है। इंफ्रारेड लॉन्गर वेवलेंथ है, जबकि जो विजिबल और अल्ट्रावायलेट है ये क्या है, इंफ्रारेड के मुकाबले में शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ। तो अब ये वाली भी बात आपको पता होनी चाहिए कि हमें जो वेवलेंथ मिलती हैं और जो निकलती हैं वो एक्चुअली कौन सी होती है, बेसिक सी बात है इसमें। फिर जो किसी भी प्लेनेट पर, इवन हमारे अर्थ पे हो या हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स का जो मेन सोर्स है वो कौन है, सन। जहां से वो क्या करता है, हीट हासिल करता है। तो हमारी जो प्लैनेट अर्थ की अगर बात की जाए तो उसका भी मेन सोर्स हीट का क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है वो है सन। अब ये सन से आने वाली जब रेडिएशन हमारी अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब होंगी, एब्जॉर्ब होने के बाद जाहिर सी बात है जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी री इमिट तो नहीं होगी। तो अब ये री इमिट ना होने की वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो हैबिटेबल बना देता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लाइफ यहाँ गुजार सकते हैं। अगर ये जो आपके पास सोलर रेडिएशन है ये ना हो,
तो फिर हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट होगा वो हैबिटेबल नहीं रहेगा, हम वहां पर नहीं रह सकते। फिर अब यहां पर ये बात आती है कि जब हम ये बात करते हैं कि सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पर आती है, तो इस सोलर रेडिएशन के अंदर जो एब्जॉर्ब होने वाला पार्ट है वो डिफरेंट है हर रीजन के लिए। जैसे आप देखें कि हमारी अर्थ के ऊपर वेजिटेशंस भी हैं, एसफाल्ट रोड भी हैं, रिवर्स भी हैं, सी भी है, लैंड्स भी हैं। तो ये तमाम जो डिफरेंट रीजन है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट कह सकते हैं हम वैल्यू ऑफ रेडिएशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी हुई है और वो ये कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 49% ऑफ सोलर एनर्जी is absorbed by the earth's surface, primarily किस किस के अंदर, लैंड, ओशंस एंड वेजिटेशंस। तो हर एक की जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। और 20% सोलर रेडिएशन जो होती है वो एब्जॉर्ब कहां पर हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी कि एटमॉस्फेयर भी 20% उन सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ सरफेस तक आने नहीं देता। अच्छा, अब इन वैल्यूज के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा डिफरेंट जगहों पर। कुछ बुक्स के अंदर इसकी परसेंटेज कुछ लिखी हुई है, आपकी बुक के अंदर इसकी परसेंटेज कुछ है, तो ऑब्वियसली ये डेटा जो है उसमें फ्लक्चुएशन रहता है। लेकिन देखा जाए तो मतलब हर जगह बात एक ही आती है कि मोस्टली रेडिएशन जो होती है हमारी अर्थ के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, लेकिन कुछ इसके अंदर से क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 100% रेडिएशन आए और 100% रिफ्लेक्ट बैक भी कर जाए। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का या हमारे जो वेदर सिस्टम है वो आपके पास इस तरह के नहीं होंगे कि वहां पर आपकी लाइफ गुजारी जा सके या फिर हैबिटेबल नहीं रहेंगे। तो वेरिएशन थोड़ा बहुत आपको हर जगह पर डिफरेंट बुक्स के अंदर नजर आएगा। फिलहाल आपकी बुक के अंदर डेटा फिलहाल यही लिखा हुआ है कि 14 है, और अप्रोक्सीमेटली वर्ड जब ये यूज कर ले तो इसका मतलब यही होता है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि कितना एब्जॉर्ब होगा, और सन जो है वो जब इमिट करती है तो कहाँ कहाँ जाकर एब्जॉर्ब होता है अर्थ सरफेस के अंदर, और उसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर एक इम्बैलेंस है। अब जब ये आपके पास रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है ना, इन रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने से आपकी जो अर्थ का क्लाइमेट रीजन है वो क्लाइमेट रीजन क्या होता है, चेंज। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। और इसी चीज़ को अब हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि ये जो डिफरेंट क्लाइमेट रीजन या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ की रेडिएशन की वजह से वो कैसे होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसे हम क्या कहते हैं, हीट बजट ऑफ अर्थ। तो पहले जो भी बातें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी बेसिक बातें थी जो कि आपको हीट बजट ऑफ अर्थ के लिए क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब देखें, इसमें सबसे पहले हीट बजट ऑफ अर्थ के लिए सबसे पहला वर्ड है इंसुलेशन। देखिए, ये जो वर्ड इंसुलेशन है ना, इसे आप तीन पार्ट्स में ड्राइव कर लें या तोड़ लें। इंसुलेशन, ये जो इन है ये इनकमिंग को रिप्रेजेंट करता है, इनकमिंग। और SOLA जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सोलर को। और ATION जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन को। तो अगर इन तीन वर्ड्स को मिलाया जाए तो इन सोलेशन, तो ये बनता है इंसुलेशन मींस इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जब कभी भी सन से एक सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पर आती है तो ये कहलाती है इंसुलेशन। तो सिंपल वर्ड में, सोलर रेडिएशन की जो इनकमिंग है या सोलर रेडिएशन का जो इंपैक्ट है अर्थ के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। अब इसके अंदर हीट कैसे ट्रांसफर होगी और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी अर्थ के अंदर, इस चीज को हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और यही चीज हमने हीट बजट ऑफ अर्थ में पढ़नी होती है। तो ये देखिए, ये है डायग्राम कि इंसुलेशन जो है वो किस तरह से। तो ये आपके पास है इंसुलेशन, इंसुलेशन। तो ये इंसुलेशन जब आती है तो अर्थ के ऊपर क्या जाके क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और अर्थ का जो एब्जॉर्ब करना है, ये जाहिर सी बात है जितना एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें से कुछ पार्ट क्या करेगा, रीमिट करेगा। तो इंसुलेशन क्या हो गई, सोलर रेडिएशन कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, ये वर्ड मैंने यहाँ लिख दिया, ये इंसुलेशन है। अच्छा, अब इस इंसुलेशन के अंदर कहा जाता है कि अगर हम ये कहें कि अर्थ के 200 मिलियन सोलर रेडिएशंस अगर हों, 200 मिलियन
पार्ट्स बना दिए जाए सोलर रेडिएशन के, 200 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन, तो उन 200 मिलियन पार्ट्स में से, पार्ट्स ऑफ सोलर रेडिएशन में से हमारी अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट जो है वो क्या होता है, आके एब्जॉर्ब होता है। और सोचे उस एक पार्ट की वजह से इतनी हीट इंटेंसिटी है जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या कर लेती है, मेंटेन कर लेती है। सोचे 200 मिलियन पार्ट में से अगर एक पार्ट का इतना इफेक्ट है, तो हमारी अर्थ की जो सोलर रेडिएशन है वो टोटल कितनी इंटेंसिटी की होगी, आप इससे अंदाजा लगा लें कि सिर्फ 200 मिलियन पार्ट्स में से एक पार्ट हमारी सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर जाके अब्जॉर्ब करती है, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इतना मेंटेन हो जाता है कि आप उसके ऊपर लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई इंसुलेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद आ जाता है कि जब डे टाइम होता है तो उसके अंदर अर्थ जो रिसीव करती है वेवलेंथ वो कौन सी होती है, मैंने आपको बताया शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने आपको बताया कौन कौन सी हैं, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। ये है डे टाइम में। और जब नाइट टाइम होता है तो नाइट टाइम के अंदर यही अर्थ अब क्या करती है, लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उन्हें वो क्या करती है, एमिट आउट करती है। और उनके अंदर मेनली कौन सी हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। मेनली जो रेडिएशंस जो इमिट आउट होती हैं अर्थ से वो लॉन्गर वेवलेंथ की कहां पर होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। और यही इंफ्रारेड रेडिएशन हीट प्रोड्यूस करती है जो कि आपके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फिर अब यहां पर दूसरी बात ये आ जाती है, एक तो बात हो गई इंसुलेशन की, दूसरी बात ये हो गई कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि पूरी अर्थ सरफेस के अंदर जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कैसे होती है। तो वो आप जानते हैं कि हीट की डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से होती है, एक कहलाता है रेडिएशन, एक कंडक्शन और एक कन्वेक्शन। ये तीन हीट के मोड ऑफ ट्रांसफर्स हैं जो कि आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे। क्या होता है, रेडिएशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हीट ट्रांसफर होगी और इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये हीट का रेडिएशन एम्प्टी स्पेस के अंदर भी हो जाता है। तो आप जानते हैं कि सन से अर्थ तक जो आने वाली रेडिएशन है दरमियान में एम्प्टी स्पेस है, लेकिन उस एम्प्टी स्पेस में से भी जो आपकी रेडिएशंस हैं वो मूव करके अर्थ तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब रेडिएशन में हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर उसके लिए उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन सॉलिड्स के अंदर होता है। और ये कैसे होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से। जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और ये एनर्जी इस तरह से सॉलिड्स या मटेरियल्स के जरिए क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। और तीसरा हीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है उसे कहते हैं कन्वेक्शन। और ये कन्वेक्शन हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स के लिए। फ्लूइड्स के अंदर गैसेज आ जाती हैं या फिर वाटर या वेपर्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आउट द अर्थ सरफेस या उसके एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यानी कि जो हमारी अर्थ के अंदर हीट की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, हमारे वेदर इफेक्ट करते हैं, हमारे ओशियन करंट्स चेंज होते हैं, हमारा क्लाइमेट जोन चेंज होता है, या हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न चेंज होते हैं, ये एक्चुअली किसकी वजह से होता है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया तीन तो मेथड हो गए हीट डिस्ट्रीब्यूशन के। चौथा एक और मेथड है जो कि आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुआ और वो मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पॉइंट के अंदर ये बात बताई भी है लेकिन एज सच इस वर्ड को यूज नहीं किया, और इस वर्ड का नाम है एडवेक्शन। एडवेक्शन भी एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट along the earth surface, transfer of heat along the earth surface। अच्छा, अब ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, तो इसके अंदर जो हमारी हीट की सर्कुलेशन है वो एक्चुअली होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। अब सब ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं, इन रीजन्स के अंदर जो हीट का फ्लो होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो एयर की सर्कुलेशन है, हॉट एयर की सर्कुलेशन, ये एक्चुअली वेस्टरलाइज कहलाती हैं। ये वर्ड आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है वेस्टरलाइज। वेस्टरलाइज का मतलब यही है कि इसके अंदर एक तो क्रियोलिस इफेक्ट है, क्रियोलिस इफेक्ट का आपको जो है पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कशन होगी, उसके अंदर आप देखिएगा।
तो उसके अंदर क्या है कि हमारी जो हॉट एयर है वो ट्रांसफर होती है इस ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। ये ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं उनमें एंगल जो होता है अर्थ का 30 to 60 डिग्री के रीजन के अंदर ये एयर मूव करती है, और ये कहाँ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो पाकिस्तान के अंदर भी जब ये हॉट एयर मूव कर रही होती है तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हीट वेव आई हुई है, या फिर इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लू। तो ये जो लू का वर्ड है ये एक्चुअली यूज किया जाता है इन्हीं एयर, हॉट एयर के लिए, जो कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होती हैं, मूव करती हैं फ्रॉम ट्रॉपिकल एरियाज और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है एडवेक्शन। तो एडवेक्शन इज अ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ हीट या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट अलोंग द अर्थ सरफेस, और ये क्रियोलिस इफेक्ट की वजह से भी होता है। अच्छा, अब यहां पर हीट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये हर रीजन के अंदर क्या होती है, डिफरेंट होती है, और इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, वेदर चेंजेस आ जाते हैं, जिनको अभी हमने क्या करना है, डिस्कस। अच्छा, अब यहां पर यह है कि ये बात तो आपकी बुक में लिखी हुई है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ इंसुलेशन एब्जॉर्ब होगा अर्थ सरफेस में, लेकिन आपकी बुक में ये बात नहीं लिखी हुई कि कितनी रेडिएशन री इमिट करेगी अर्थ सरफेस से। तो वो बात यहां पर है कि तकरीबन 70% तो आपके पास एनर्जी जो होती है वो अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब होती है। जब रेडिएशन की बारी आती है तो जाहिर सी बात है कि अगर सोलर रेडिएशन आएंगे जितनी, तो उतनी तो री इमिट नहीं करेंगी। तो जो री इमिट करने वाली रेडिएशन है वो कितनी है, वो है 30%। सिर्फ 30% जो होती है अर्थ री इमिट कर देती है, कहां पर, आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, और यही इम्बैलेंस है जिसकी वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। सोचें अगर ऐसा हो कि 100% आई और 100% ही वापस चली जाए, तो रात के टाइम तो हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि वहां पर रहने के काबिल नहीं होगा। जैसे बाकी प्लैनेट्स के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर यही है कि रात के टाइम टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, ठीक है, और दिन के टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि सोलर रेडिएशन आ रही होती है। तो 70% वो रेडिएशन है जो कि क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है हमारी अर्थ पे, और 30% वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है स्पेस के अंदर। अब उन 70 में से 23%, उस 70 में से 23% जो है वो अर्थ के सरफेस में एब्जॉर्ब होती हैं, अर्थ सरफेस में, अर्थ सरफेस में। ठीक है, तो बाकी की 70% किस में होती है, तो बाकी की 70% के लिए तो बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। 70% के अंदर आपका जो है क्लाउड्स आ जाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज आ जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज आ जाती हैं, इन तमाम के अंदर भी तो एब्जॉर्बेशन होगी ना। तो अर्थ की सरफेस में जो एब्जॉर्ब होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 23% होगा, किस में से, 70% में से। अब बाकी का 47% कहां चला गया, बाकी का 47% चला गया क्लाउड्स में। जो आपके क्लाउड्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज, इनके अंदर बाकी की जो आपके पास प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। इसका मतलब टोटल 70 में से 23 अर्थ सरफेस के अंदर, और बाकी अर्थ सरफेस के ऊपर जो मौजूद जो भी आपके पास गैसेस हैं, क्लाउड्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, 47% उसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बात यहीं पर लिखी हुई कि 23% जो है वो अर्थ सरफेस के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अब जब हम इसमें हीट बजट की बात करते हैं तो हीट बजट एक्चुअली यही है कि कितनी रेडिएशन आई और कितनी रेडिएशन क्या कर गई, री इमिट कर गई, और इसी की बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो हीट बजट होता है, इस हीट बजट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो पहला फैक्टर यहां पर है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, ये है फर्स्ट फैक्टर, जो कि क्या करेगा, एनर्जी बजट को या हीट बजट को इफेक्ट करेगा। अब ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है, देखिए आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ सरफेस है ना, वहां पर डिफरेंट किस्म की गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, और इन डिफरेंट गैसेस को हम क्या कहते हैं, इट इज अ हेड्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं, एरोसोल्स, स्मोक, डस्ट एंड वेपर्स, ये आपकी जो है एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती हैं। तो जो इंसुलेशन आती है, सोलर रेडिएशन, वो कुछ क्या हो जाती है, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब इसके अंदर अगर एब्जॉर्ब हो गई तो इसका मतलब अर्थ में तो जाके एब्जॉर्ब नहीं हुई ना, तो इसका मतलब जो आपका एनर्जी या हीट बजट है वो इफेक्ट होता है किसकी वजह से, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद इन हेड्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस की वजह से। अगर ये ना हो
तो फिर क्या होगा, जितनी भी इंसुलेशन है वो अर्थ के अंदर आके क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। तो ये एक पहला फैक्टर है जो क्या करता है, एब्जॉर्ब होने नहीं देता। अच्छा, फिर दूसरी बात यहां पर यह भी है कि वो जो आपके पास गैसेस होती हैं, वो गैसेस एब्जॉर्ब होने के अलावा कुछ रेडिएशन को स्कैटर करती हैं और कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती हैं वापस, यानी कि अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडिएशन इंसुलेशन के तौर पर आ रही है, वो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस की वजह से अर्थ तक क्यों नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि वहां पे दो फिनोमेना होंगे, एक स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब यही है कि लाइट आकर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाए, फैल जाए। और रिफ्लेक्शन क्या है, कि आकर टकराए और वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, इसका मतलब अर्थ तक पहुंचे ही ना। तो ये दो रीजन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस की वजह से, जो कि हीट बजट को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। अच्छा, अब दूसरा जो इसमें इफेक्ट है, यह है सेकंड इफेक्ट, इसे कहते हैं एल्बिडो। अब ये एल्बिडो क्या चीज है, तो एल्बिडो का भी बज़ाहिर तौर पर आपकी बुक में कोई जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन उन्होंने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ, और इस सच इतना मुश्किल भी नहीं है। एल्बिडो का क्या मतलब है, एल्बिडो का मतलब यह है कि आने वाली जो सोलर रेडिएशन है वो हमारी अर्थ से कितना रिफ्लेक्ट करती है, यानी हमारी अर्थ सरफेस से जो इसका रिफ्लेक्शन है, सोलर रेडिएशन आई और रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये जो आने वाली रेडिएशन का रिफ्लेक्शन है ना, इसे हम कहते हैं एल्बिडो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आने वाली रेडिएशन 100% रिफ्लेक्ट कर गई, तो हम कहते हैं कि इस रिफ्लेक्शन में या अर्थ की जो रेडिएशन है उसका एल्बिडो है 1। अगर यहां पर मैं ये कहूं कि आने वाली रेडिएशन का जो 30% है, 30% वो क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, तो मैं कहूंगा इस वक्त एल्बिडो जो है वो है 0.3%। तो 1% और 0.1 या फिर 0.3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कितना पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो दिस रिफ्लेक्शन फैक्टर इज कॉल्ड एल्बिडो। ठीक है, तो एल्बिडो सिंपल क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ये एल्बिडो जो होता है, ये आपकी अर्थ सरफेस के अंदर डिफरेंट सरफेसेस से डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप बात करें कि जो पोलर एरियाज हैं जहां पर बर्फ होती है, तो पोलर एरियाज का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैक्सिमम क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। लेकिन अगर यही एल्बिडो किसका देखा जाए, पानी का, तो अब ओशियंस के अंदर एल्बिडो देखा जाए तो आप जानते हैं कि इसका कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ पोर्शन जो होगा वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इसका मतलब एल्बिडो ऑफ पोलर एरियाज इज ग्रेटर देन द एल्बिडो ऑफ ओशियंस। क्योंकि ये भी, अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास जो पोलर एरियाज हैं अर्थ के ऊपर ज्यादा हैं, तो सोलर की जो रेडिएशन है वो तो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और जब अगर ये रिफ्लेक्ट करेंगी, मैक्सिमम एल्बिडो होगा, तो फिर तो ये आपके एनर्जी बजट को क्या करेगा, ये आपके एनर्जी बजट को डिस्ट्रैक्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो फैक्टर है जो कि आपके एनर्जी बजट को इफेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं एल्बिडो, जो कि डिफरेंट पोर्शन होता है डिफरेंट आपके सरफेसेस का अर्थ सरफेस के ऊपर। देख लें, स्नो कवरेज एरिया का एल्बिडो ज्यादा है, जबकि ओशियंस का जो एल्बिडो है वो क्या है, कम है। तो इस वजह से भी आपका एनर्जी बजट क्या होता है, खराब होता है, और इसे हम एनर्जी इम्बैलेंस के तौर पर भी पढ़ते हैं। तो जैसे एनर्जी इम्बैलेंस के अंदर यही बात आपकी बुक के अंदर इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि कितनी रेडिएशन आपकी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है या रिसीव हो रही है, और कितनी रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। अब तीसरा जो फैक्टर है वो है टिल्टेशन ऑफ अर्थ सरफेस। आप देखिए, जो सन है वो जब रेडिएशन इंसिडेंट करता है, तो हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से नहीं, हमारी अर्थ है टिल्टेड, और इसकी टिल्टेशन की वजह से ये ही रीजन है जो कि क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सोलर रेडिएशन को। इसकी बैक साइड वाला रीजन वो तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। इसका मतलब एनर्जी बजट इसकी वजह से भी इफेक्ट होता है कि सारी की सारी हमारी अर्थ सरफेस जो है वो, क्योंकि जो आपके इक्वेटर वाले एरियाज हैं, उन इक्वेटर पे तो चलो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन जो पोलर एरियाज हैं, वो पोलर एरियाज तो सन के अंदर एक्सपोज ही नहीं है, और अगर वो सन के साथ एक्सपोज ही नहीं है तो इसका मतलब वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर जो इक्वेटर में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, इसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज होता है। किस तरह से, देखो, जहां पर हीट ज्यादा होगी ये हो जाएगा हॉट रीजन, और पोलर एरियाज पे रीजन क्या हो जाएगा, कोल्ड। तो ये जो इस चैप्टर के अंदर हम ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ओशियन करंट भी इसी डिफरेंस ऑफ हीट की वजह से, कि जो इक्वेटर वाले एरियाज हैं वो हॉट हैं,
और जो पोलर एरियाज है वो कोल्ड है। तो आप जानते हैं कन्वेक्शन का प्रोसेस यही होता है कि जो डेंसर एयर होती है, कोल्ड एयर, वो डेंसर होती है, वो मूव करके कहाँ आती है, डाउनवर्ड। और जो हॉटर एयर है वो है लाइटर, वो मूव करके कहाँ जाती है, पोलर एरियाज की तरफ। और ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन करंट्स बनाती है, जिसे हम ओशियन करंट कहते हैं। तो इसका मतलब जो तीसरा फैक्टर हुआ एनर्जी बजट का, वो है एनर्जी इम्बैलेंस, जो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, हमारी अर्थ की टिल्टेशन और इलिप्टिकल पाथ की वजह से। आप देखें हमारी जो अर्थ होती है वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है, और उस इलिप्टिकल पाथ के अंदर क्या होता है कि हमारे वेदर चेंज होते हैं किस वजह से। अगर आप देखें तो इस इलिप्टिकल पाथ के अंदर जब हमारी अर्थ आती है ग्रेटर डिस्टेंस पर, इस ग्रेटर डिस्टेंस को कहा जाता है एफिलियन। ये तकरीबन कोई 23 जुलाई या फिर 24 जुलाई जो आपके पास अप्रॉक्सीमेट डेट होती है, उस डेट पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है। जबकि 3 जनवरी में जो आपके पास डेट है, उस डेट पर ये मिनिमम डिस्टेंस पर होती है, और मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं पेरी हीलियन। अब ये जो आपके पास है, अच्छा हाँ, ये 4 जुलाई है, 23 जुलाई नहीं, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई वो टाइम है या वो डेट है जिस पर आपका जो अर्थ है वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी, और वो डिस्टेंस है 152 मिलियन किलोमीटर। जबकि 3 जनवरी वो आपके पास डे है जिसमें हमारी अर्थ का डिस्टेंस सन के साथ सबसे कम होगा, और वो होगा 147.3 मिलियन किलोमीटर। इन डिस्टेंसेस को एफिलियन या पेरीहीलियन कहते हैं, और इसकी वजह से भी आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, या आपका जो हीट बजट है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब इसमें जब ये एनर्जी के इफेक्ट्स आते हैं या इम्बैलेंस आता है, तो उस इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, तो उस इम्बैलेंस की वजह से चेंजेस आती हैं किसमें, ये चेंजेस इन एनर्जी बैलेंस इंपैक्ट करती हैं किसको, आपके एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को, आपके अफेक्टिंग वेदर सिस्टम को, ओशियन करंट्स को, और क्लाइमेट जोन्स को। तो ये जो आपके पास इम्बैलेंस है इसके अंदर हीट बजट में, ये जो 3 फैक्टर्स मैंने बताए, इन फैक्टर्स की वजह से जो चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस आपके क्लाइमेट कंट्रोल करती हैं, जो आपका ओशियन करंट्स होते हैं, अफेक्टिंग जो वेदर सिस्टम होता है या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न होता है, इन सबको वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।